Welcome students, myself Dr. Nishat Fatima, Assistant Professor, Mahila Mahavidyalaya. In this video, we will talk about the main organization which is working in shaping the structure of teacher education in India, that is National Council for Teacher Education. इसे हम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 1973 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में की गई थी और इसका मेन काम था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स पर उसके पक्षों पर एडवाइस करना कि किस तरह का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है, इन सारी गाइडलाइंस को प्रोवाइड करने का काम इसका था। लेकिन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने कहा कि इंडिया में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है और इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि एक ऐसी संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, स्टेटस जिसके पास होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके और उसमें टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में चेंजेस ला सके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 17 अगस्त 1995 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट के तहत नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया गया और उसे एक संवैधानिक संस्था का अधिकार दिया गया। NCT की स्थापना कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी। इसमें सबसे पहला उसका ऑब्जेक्टिव था कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना जो प्लान्ड हो, मतलब वो हमारी आज की ज़रूरतों के अनुसार हो। आगे हमें किस तरह की ज़रूरतें या किस तरह के हमें टीचर एजुकेशन सिस्टम चाहिए, उसके बारे में वो प्लानिंग करके सिस्टम को इवॉल्व करे, नया सिस्टम बनाए। और उसके साथ साथ जो डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट उसके पक्ष हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो, स्टेट गवर्नमेंट जो है सारे ही स्टेट्स इंडिया के आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन डेवलप हो सके। इस ऑब्जेक्टिव को लेके इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा इसका अगला उद्देश्य था कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हो टीचर एजुकेशन का जिसके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, रेगुलेटेड हो। किस तरह से कौन सा नॉर्म्स किस तरह से फॉलो अप होगा, कहाँ पर कैसे किस तरह का टीचर होगा, किस तरह की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या प्रोग्राम्स चलेंगे, क्या चेंजेस लाए जाएंगे, ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम चले और उसके लिए एक वेल स्टैब्लिश्ड रेगुलेशंस रखे जाएं, बनाए जाएं, ये एक उद्देश्य था। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य ये भी निर्धारित किया गया कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स को ट्रेन करेगी कि वो हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, प्राइमरी में जिस तरह की ज़रूरत है टीचर में, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके साथ साथ प्री प्राइमरी में जिस तरह की टीचर्स की ज़रूरत है, सेकेंडरी एजुकेशन में जिस तरह की टीचर्स की ज़रूरत है, डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज़ के लिए जिस तरह के टीचर्स की ज़रूरत है, उस तरह के टीचर्स को हम ट्रेन कर सके, उस तरह के टीचर्स को हम उन टीचर्स में हम उन क्वालिटीज़ को, उन स्किल्स को डेवलप कर सके जैसे कि हमारी ज़रूरत है। NCTE अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन दो बेसिक कमिटीज़ के थ्रू गवर्न होता है। पहला होती है जनरल कमेटी, या जिसे हम जनरल बॉडी या जनरल काउंसिल भी कहते हैं, या इसे NCTE काउंसिल भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में सिचुएटेड है। इसका चेयरपर्सन इसका मेन हेड होता है। NCTE का चेयरपर्सन इसका मेन हेड होता है। उसको असिस्ट करने के लिए वाइस चेयरपर्सन होता है, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और उसके साथ साथ अदर ऑफिस बेयरर्स होते हैं। और इसका मेन काम होता है पॉलिसी ड्राफ्ट करना, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को सेट आउट करना, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाना कि किस तरह के प्रोग्राम्स होनी चाहिए। इसके अलावा रिसर्च को प्रमोट करना, इनोवेशंस टीचर एजुकेशन में कौन से नवाचार आने चाहिए, और उसके साथ साथ किस तरह से चेंजेस आने चाहिए या कौन से चेंजेस ज़रूरी हैं
एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह के रिक्वायरमेंट हमारी सोसाइटी की होती है, हमारे नेशन की होती है, उस तरह के टीचर्स को डेवलप करने के लिए ये गाइडलाइंस प्रोवाइड बनाता है। ये सारा गाइडलाइंस बनाने, रेगुलेशंस फ्रेम करने का काम जनरल बॉडी का होता है। आज के टाइम में ये जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर सतबीर बेदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन की जो पोजीशन है वो वेकेंट है, खाली है, और मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर श्री संजय अवस्थी जी काम कर रहे हैं। जनरल बॉडी के बनाए हुए रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स, इन सब को एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास सारे वो पावर्स होते हैं जो जनरल बॉडी के पास होते हैं, सिवाय रेगुलेशंस फ्रेम करने के। वो किसी तरह के रूल्स और रेगुलेशंस को फ्रेम नहीं कर सकता। वो जो एनसीटी के जो फंड्स हैं उनको देखने का काम, उनको मेंटेन करने का काम, मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का काम, एडमिनिस्टर करने का काम, इस एक तरह से कहें तो जनरल बॉडी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट आउट किए हैं उनको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए, उनको क्रियान्वित रूप में लाने का काम एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। इंडिया क्योंकि काफ़ी वास्ट है, इसलिए इसकी गवर्नेंस के लिए एनसीटी ने, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसने इंडिया को 4 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। और वहाँ पर जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वो संस्थाएं जो शिक्षा के लिए काम कर रही हैं, उनको गवर्न करने के लिए रीजनल कमिटीज़ का गठन किया हुआ है। इंडिया में 4 रीजनल कमिटीज़ हैं। नॉर्दर्न कमेटी, सदर्न कमेटी, ईस्टर्न कमेटी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी देखती है, और उसके साथ साथ वेस्टर्न कमेटी। ये चारों कमिटीज़ जो है, इनका गठन 1996 में किया गया था, और ये इसलिए किया गया ताकि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ गवर्निंग की जा सके, जो जिसमें पारदर्शिता हो, टाइमली इंस्टीट्यूट अपने काम को कर सकें, टाइमली कोर्सेज़ को रिकग्निशन दी जा सके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। ये जो कमिटीज़ हैं, इनका मेन जो काम होता है, जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं, वो सबसे पहले तो ये एक डे अनाउंस करते हैं कि इस टाइम तक इंस्टीट्यूशंस अपने को अगर रजिस्टर करना चाहें, अपनी इंस्टीट्यूशंस में अगर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाना चाहें तो वो एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। उसके बाद टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाने के लिए उनकी एप्लीकेशंस को ये कंसिडर करते हैं कि वहाँ पर कोर्सेज़ दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते। इसके अलावा जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स चला रहे हैं जो इंस्टीट्यूट्स, वो अगर अपनी इनटेक बढ़ाना चाहते हो, अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों की संख्या और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ साथ इनका एप्लीकेशन देखना कि जहाँ पर जो नए इंस्टीट्यूट नए प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, या वो इंस्टीट्यूट जो जहाँ पर वो नए कोर्सेज चलाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूशन के पास बीएड कोर्स है और वो एमएड के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो इसमें एप्लीकेशन दे सकता है। इसके अलावा ये और भी सारे वो फंक्शंस टाइम टू टाइम कैटर आउट करते हैं जो काउंसिल इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है। एनसीटी अपने फंक्शंस को चलाने के लिए, अपनी वर्किंग को स्मूथली चलाने के लिए कुछ डिविजन्स का गठन उसने किया हुआ है। इसमें सबसे पहला है एकेडमिक डिवीज़न। एकेडमिक डिवीज़न काम करता है जो डिफरेंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे बीएड है, एमएड है, बीटीसी है, इसके अलावा और जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें किस तरह की शैक्षिक गतिविधियां होनी चाहिए, किस तरह का पेपर पढ़ाया जाना चाहिए, इस पर बात करता है। उसको बनाने का, उसको किस तरह से आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे किस तरह का पढ़ाया जाना चाहिए प्रोग्राम, उसके बारे में एकेडमिक डिवीज़न बात करता है। हम सब जानते हैं कुछ सालों पहले तक बीएड सिर्फ 1 साल का होता था, आज के टाइम में बीएड 2 साल का है, और आगे आने वाले टाइम में ये 4 साल का भी होगा। तो ये डिवीज़न, एकेडमिक डिवीज़न, इस चीज़ों पर देखता है कि हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की नीड के अकॉर्डिंग, नेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें किस तरह के टीचर्स की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए वो जो है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में डिफरेंट एकेडमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करने की
बात करता है, उनको वहाँ पर फ्रेम करता है, और उसके बाद वो ये आगे ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो आगे इंस्टीट्यूट्स में आगे पहुँचाई जाती हैं। इसके अलावा दूसरा डिवीज़न जो है वो है अकाउंट्स डिवीज़न। अकाउंट्स डिवीज़न एनुअल बजट को बनाता है। इसके अलावा जो हर साल की एनुअल अकाउंट्स रिपोर्ट होती है काउंसिल की फाइनेंशियल ईयर की, वो उसको बनाने का काम करता है। अगला डिवीज़न जो है वो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न सारे डिविजन्स की जो स्मूथ फंक्शनिंग हो, ऑफिस है, ऑफिस किस तरह का होना चाहिए, ऑफिस में क्या ज़रूरत है, क्या किस तरह का फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस डिवीज़न में किस चीज़ की कमी है, वो सारी चीज़ें देखने का काम, उनको एडमिनिस्टर करने का काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न करता है। इसके अलावा अगला होता है अपील डिवीज़न। अपील डिवीज़न जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो डिफरेंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, वो अगर किसी एस्पेक्ट को लेकर अपील करना चाहते हैं एनसीटी को, तो वो जो अपील्स वो करते हैं उसको डील करने का काम अपील डिवीज़न करता है। इसके अलावा अगला है कोऑर्डिनेशन डिवीज़न। कोऑर्डिनेशन डिवीज़न जो सारे डिवीज़न्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है कि एक डिवीज़न दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है, तो उसको कोऑर्डिनेट करने का काम जो है कोऑर्डिनेशन डिवीज़न का है। कोऑर्डिनेशन डिवीज़न ना ही सिर्फ इंटरनल डिवीज़न्स को कोऑर्डिनेट करता है, उनमें समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है, बल्कि जो 4 रीजनल कमिटीज़ हैं, इसके अलावा जो सिस्टम कंसर्न्स हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एनसीटी की फंक्शनिंग को चलाने में आगे मदद कर रही हैं, जैसे यूजीसी है, एआईसीटी है, नीपा है, एनसीईआरटी है, एआईयू है, सीबीएसई, इग्नू, एमएचआरडी या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस इससे जुड़ी हुई हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगला होता है आईटी एंड ई गवर्नेंस डिवीज़न। आईटी एंड ई गवर्नेंस डिवीज़न जो है सारी जो है आईटी एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है। आज के टाइम में मैक्सिमम ऑफिस वर्क्स ऑनलाइन हो चुके हैं, सारे इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन अपील करते हैं, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो वो सारी रिपोर्ट्स, वो सारी चीज़ें, वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सारी आईटी एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने का काम आईटी एंड ई गवर्नेंस डिवीज़न का है। अगला डिवीज़न है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो ज़रूरत की अकॉर्डिंग नए अपॉइंटमेंट्स करता है, जहाँ पर रीजनल कमेटी में या अलग अलग डिविजन्स में जिस तरह के पर्सनल्स की, लोगों की ज़रूरत होती है, उस तरह के अपॉइंटमेंट्स वो करता है। इसके अलावा इसका एक मेन जो डिवीज़न है वो है इंस्पेक्शन डिवीज़न। इंस्पेक्शन डिवीज़न इंस्पेक्ट करता है, निरीक्षण करता है उन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जहाँ पर अलग अलग शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुए प्रोग्राम्स या कार्यक्रम चल रहे होते हैं, कि वो उन नॉर्म्स को, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं, कि जिस तरह के टीचर्स के लिए स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं कि बीएड का टीचर की ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, बीएड अगर इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो उसके पास इतना बिल्डिंग होना चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो फॉलो अप कर रहा है कि नहीं, टीचर से जुड़ी हुई, बिल्डिंग से जुड़ी हुई, स्टैंडर्ड से स्टूडेंट से जुड़ी हुई, करिकुलम से जुड़ी हुई, वो सारे चीज़ों को इंस्पेक्ट करने का काम इंस्पेक्शन डिवीज़न का है। इसके अलावा एनसीटी के जो केसेस आते हैं, जो लीगल मैटर्स होते हैं, कोर्ट केसेस, लीगल मैटर्स, उनको डील करने का काम लीगल डिवीज़न का है। इसके अलावा रेगुलेशन डिवीज़न एक जो बेसिक है वो काम करता है कि जो डिफरेंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीएड चल रहा है या एमएड चल रहा है, तो आज के टाइम में बीएड और एमएड के टीचर की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके लिए क्या रेगुलेशंस बनने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो रेगुलेशन डिवीज़न करता है। इसके अलावा अगर आप कुछ एनसीटी से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो आरटीआई डिवीज़न से आप जान सकते हैं। विजिलेंस डिवीज़न एक आँख, एक थर्ड आई की तरह काम करता है, एक तीसरी आँख की तरह काम करता है, जो सारे डिविजन्स पर नज़र रखता है कि सारे डिविजन्स अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जो मेन डिवीज़न है वो है वीआईपी डिवीज़न। वीआईपी डिवीज़न उन केसेस को देखता है जो वीआईपीज़ के द्वारा रेफ़र किए गए होते हैं, जैसे मिनिस्टर्स के थ्रू या कोई और डिग्निटरीज़ के थ्रू जो केसेस रेफ़र किए जाते हैं, उनको देखने का काम, उनसे डील करने का काम वीआईपी डिवीज़न का होता है।
अब बात करते हैं हम काउंसिल के फंक्शंस पर, एनसीटीई के फंक्शंस पर, वो क्या कार्य करता है। सबसे पहला, वो सर्वेज और स्टडीज़ कंडक्ट करता है टीचर एजुकेशन से जुड़ी हुई, कि इंडिया में कितने, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कौन से कोर्सेज चला रहे हैं, कहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका आउटकम क्या रहा। ये सारे इस तरह के सर्वेज और स्टडीज़ कंडक्ट करना इसका एक काम है। और ना ही सिर्फ कंडक्ट करना बल्कि उन्हें पब्लिश करना, ताकि करस्पॉन्डिंग जो इंडिविजुअल्स हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो उससे बेनिफिटेड हो सके। इसके अलावा इसका एक काम होता है कि टीचर एजुकेशन से जुड़ी हुई जो फील्ड है या उसके लिए सूटेबल प्लान तैयार करना, कैसा टीचर बनाना है, कैसा ज़रूरत है हमारी। आज के टाइम में हम देखें तो कोर्सेज में पीस एजुकेशन, इसके अलावा योगा एजुकेशन, आईसीटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जैसे बहुत सारे नए पेपर्स, नए कंसेप्ट्स टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। तो जैसी गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, जो गवर्नमेंट या यूजीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर अदर यूनिवर्सिटीज़ की जो रिकमेंडेशंस होती है कि इस तरह की ज़रूरत हमारे एजुकेशन सिस्टम को है, तो जैसी हमारे एजुकेशन सिस्टम को ज़रूरत है उसी तरह का टीचर हमारे पास होना चाहिए, ताकि वो टीचर उन बेसिक कंसेप्ट्स को, उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो उसके लिए सूटेबल प्लान तैयार करना भी इस कमेटी का काम होता है। इसका अगला काम होता है कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और टीचर एजुकेशन सिस्टम पूरे इंडिया में चल रहा है, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन लाना, उनको मॉनिटर करना, एक स्टेट की दूसरे स्टेट से एजुकेशन सिस्टम, टीचर एजुकेशन सिस्टम अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल दूसरी जगह भी जाता है तो उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करना और उसके साथ साथ मॉनिटर करना ऑल ओवर इंडिया कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन चल रहा हो। इसके अलावा इसके अलावा ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को लेके, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एक टीचर की क्या होनी चाहिए, स्कूल लेवल पर क्या होनी चाहिए, प्राइमरी के टीचर की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये सेकेंडरी की क्या होनी चाहिए, हायर की क्या होनी चाहिए, किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम उसने कंडक्ट किया होना चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का काम, बनाने का काम भी इसका है। इसके अलावा ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, स्टाफ कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, एक यूनिट का इंटेक अगर ले रहे हैं, जैसे बीएड में फॉर एग्जांपल एक यूनिट 50 की होती है, उस 50 पर कितने हेड की ज़रूरत है, कितने टीचर होनी चाहिए, टीचर किस जो है क्वालिफ़िकेशन का होना चाहिए, किस सब्जेक्ट का होना चाहिए। इसके अलावा उसको असिस्ट करने के लिए जो ऑफिस स्टाफ है वो किस तरह का होना चाहिए, कितने रूम्स की ज़रूरत है, वो सारी गाइडलाइन बनाने का काम भी इस काउंसिल का होता है। इसके अलावा ये एग्ज़ामिनेशन सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन बीएड कर सकता है, कौन बीएड नहीं कर सकता है, बीएड में एडमिशन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एक बच्चे का के पास क्या रिक्वायरमेंट बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, वो सारे क्राइटेरिया सेट करने का काम भी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ही करता है। इसके अलावा वो अलग अलग रिसर्च और इनोवेशंस को जो है प्रमोट करता है, कंडक्ट करता है, ताकि एक जो है वो एजुकेशन सिस्टम में हम ऐसा टीचर डेवलप कर सकें जो आज की नीड के अकॉर्डिंग हो। ना ही ये सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, उसके अलावा इसका एक काम ये भी है कि टाइम टू टाइम जो इसने गाइडलाइंस और नॉर्म्स दिए हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उनमें जो चेंजेस की ज़रूरत है, उन चेंजेस को वो इनको पहले चेक करे और उसके बाद उन चेंजेस को लाने की, उनको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करे। ये इसका अगला काम जो होता है वो नए इंस्टीट्यूशंस को रिकग्निशन देना होता है। नए इंस्टीट्यूशंस में को अगर वो अपने कोर्सेज़ में टीचर एजुकेशन का कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो वो यहाँ से रिकग्निशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये कमर्शलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन जो चेकआउट करने की कोशिश करता है। हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज चल रहे हैं हमारे यहाँ।
कुछ कॉलेजेस हमारे यहाँ एडेड होते हैं, कुछ फुली गवर्नमेंट होते हैं, कुछ सेल्फ फाइनेंस होते हैं। तो किसी तरह का कोई कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो फीस तक रेगुलेट करके बताता है कि इस कोर्स के लिए ये जो है फीस प्रिस्क्राइब्ड है और इससे ज़्यादा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं ले सकता। इसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो और कोई फंक्शन टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ इसे देती है, ड्यूटी देती है, तो वो भी इसे फुलफ़िल करने की ये कोशिश करता है। एनसीटी बहुत सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है। बेसिकली हम लोग सिर्फ जानते हैं कि बीएड, बीटीसी, एमएड, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ये चला रही है, रिकग्निशन देती है। इसमें सबसे पहला है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके लिए वो डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन चलाती है। एलिमेंट्री लेवल टीचर के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड जिसे हम कहते हैं। डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है और यूपी में हम इसे बीटीसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो बैचलर के लिए बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये BLED कोर्सेज हैं। इसके अलावा है बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, जिसे हम सब जानते हैं बीएड। ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए होता है। इसके अलावा है मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके लिए हम एमएड करते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन की डिग्री। ये बेसिकली रिक्वायर्ड होती है अगर आप टीचर एजुकेटर बनना चाहते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, जिसके लिए डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन होता है। बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के लिए बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की डिग्री होती है। मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की डिग्री होती है। इसके अलावा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, उसके लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। इसके अलावा डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, जिसके लिए डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन होता है। डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम के लिए डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन BAEd, BSc-Ed। फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम 3 ईयर्स पार्ट टाइमर लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। इसके अलावा 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लीडिंग टू BEd, MEd इंटीग्रेटेड डिग्री। ये बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो एनसीटी रिकग्नाइज करता है। और इसमें हम देखें तो ये एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसके अलावा फ़िज़िकल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, इन सब से जुड़े हुए अलग अलग टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स को, उनकी क्वालिफ़िकेशन को, उनके लिए रेगुलेशन सेट आउट करता है कि किस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, किस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए, ये इस पर बात करता है। और कि किस तरह अगर आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह के कोर्सेज़ में एडमिशन लेकर अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं और एक क्वालिफाइड टीचर बन सकते हैं, ताकि हम अपने नेशन बिल्डिंग में मदद कर सके। ऐसा हम सब जानते हैं कि नेशन बिल्डिंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने का काम जो है वो हमारा टीचर ही आगे स्टूडेंट्स को ले जाता है। और वो एक क्वालिफाइड अगर टीचर होगा तो वो सही तरह से स्टूडेंट को शेप आउट कर सकता है, और इसके लिए ये प्रोग्राम्स मदद करते हैं। तो बस आज इतना ही। थैंक यू। आगे अगली क्लास में इसमें हम और एजेंसीज़ जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए लगी हुई हैं इंडिया में या जुड़ी हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।